स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन में जो पाठ्यक्रम में शामिल है नशा कहानी, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित, उस को आज हम लोग देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रथमतः कहानी के शीर्षक की सार्थकता, दूसरा बिंदु होगा कहानी का सारांश, तीसरा बिंदु होगा कहानी का उद्देश्य, और चौथा बिंदु होगा जिसमें कहानी के प्रमुख पात्र ईश्वरी एवं वीर की चारित्रिक विशेषताएं, थोड़े में हल्के में, और उनके प्रमुख जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु जो हैं उनके चारित्रिक विशेषताओं के, उस पर हम लोग विचार करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि शुरू में बताना चाहूंगा कि स्क्रीन पर ख्याल कीजिएगा, लेखक का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं कहानी के प्रमुख पात्र ईश्वरी एवं वीर के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसे आप कॉपी में उतार लेंगे और तैयार करेंगे। और पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ 2-3 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखेंगे, ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से पूर्णतः तैयार हो जाए। तो हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और शीर्षक की सार्थकता को देखते हैं। शीर्षक किसी भी रचना का प्राण होता है। शीर्षक ही कहानी की कथा वस्तु, संदेश आदि को स्पष्ट कर देता है। नशा, शीर्षक तो संक्षिप्त है, परंतु अपने संक्षिप्तता के भीतर छिपे गहन अर्थ को स्पष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषता उनकी सामाजिक संदर्भ तो है ही, लेकिन उन सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट करने के लिए जिन शीर्षकों का चुनाव करते हैं, वे खुद व खुद पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नशा कहानी का शीर्षक कथावस्तु को उजागर करने में पूरी तरह सक्षम है। कहानी के शीर्षक से जब हमारा परिचय होता है तो हमारे मानस पटल पर कई सवाल दस्तक देते हैं कि आखिर यहाँ किस नशे की बात की जा रही है, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह नशा किसी धतूरे का नशा नहीं है, बल्कि सोने अर्थात धन का नशा है, जो मनुष्य की सोच को बदल देता है, उसकी चेतना को कुंद कर देता है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक सार्थक है। अब हम लोग सारांश की तरफ बढ़ेंगे। नशा कहानी मुंशी प्रेमचंद के कथा जगत की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी है। नशा कहानी व्यक्ति पर पड़ने वाले धन के दूषित प्रभाव का बहुत ही मनोवैज्ञानिक आकलन करती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा ईश्वरी और वीर नामक 2 युवकों की कहानी है। ईश्वरी धनवान जमींदार का पुत्र है और वीर गरीब क्लर्क का। वीर जमींदारों का घोर विरोधी है और उनके विलास को अनैतिक बताता है। इस विषय पर आए दिन वीर का ईश्वरी से विवाद हो जाता है। वैसे तो ईश्वरी के मिजाज में जमींदारों वाले तेवर हैं, परंतु वीर के साथ उसका व्यवहार मित्रों वाला है। वीर द्वारा कही गई बातों को सुनकर भी वह कभी उत्तेजित नहीं होता। एक बार छुट्टियों में ईश्वरी वीर को अपने साथ घर ले जाता है। वह वीर का परिचय एक ऐसे धनवान जमींदार के रूप में कराता है, जो कि महात्मा गांधी का भक्त होने के कारण धनवान होते हुए भी निर्धन का सा जीवन व्यतीत करता है। इस परिचय से उसकी धाक जम जाती है और वह गांधी जी वाले कुंवर साहब के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ईश्वरी के साथ साथ वीर का भी भरपूर स्वागत किया जाता है। वीर को यह सम्मान पहली बार मिलने से वह धन के झूठे नशे
में चूर हो जाता है। वह जानता है कि ईश्वरी ने उसका झूठा परिचय करवाया है, पर धन का नशा उस पर इस तरह हावी हो जाता है कि वह अपना आपा खो बैठता है। पहले जिन बातों को लेकर वह जमींदारों की निंदा किया करता था, जैसे नौकरों से अपने पैर दबवाना, नौकरों से सारे काम करवाना, अब स्वयं भी उन आदतों में लिप्त हो जाता है। ईश्वरी चाहे थोड़ा काम अपने आप कर भी ले, पर गांधी जी वाले कुंवर साहब को नौकरों का काम अपनी शान के विपरीत महसूस होता है। वीर का व्यवहार न्यूटन के तीसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करता जान पड़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नौकरों से जरा सी भूल हो जाती है तो वे कुंवर साहब की विपरीत प्रतिक्रिया का शिकार बन जाते हैं, लेकिन झूठे कुंवर का नशा टूटते देर नहीं लगती। ईश्वरी के घर से लौटते समय रेलगाड़ी खचाखच भरी हुई होती है। नए नवेले कुंवर साहब का यह असुविधा बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्रोध में आकर एक यात्री की पिटाई कर देते हैं। इस घटना से पूरे डिब्बे में हंगामा मच जाता है। वीर की इस करतूत से ईश्वरी खींच जाता है और फटकार कर कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। मुंशी जी की यह कहानी मनोरंजक तो है ही, इसमें समाज एवं मानव व्यवहार की वास्तविकताओं का भी भरपूर चित्रण है। जिसके पास धन, संसाधन, सुविधा है वह उसका उपभोग अवश्य करता है। जिसके पास यह नहीं है वह इस उपभोग की निंदा करता है, उसको अनैतिक बताता है, और अधिकतर वह निंदा इसलिए करता है क्योंकि वह सुविधा उपलब्ध नहीं है उसको। यदि किसी कारण से वह सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो वीर की तरह निंदक भी उसके उपभोग में पीछे नहीं रहता। रहीम का निम्नांकित दोहा कहानी के सार और कथा वस्तु को पूर्णतः उजागर कर देता है। देखिए रहीम का दोहा, जो रहीम ओछाऊ बढ़े तो आती ही इतराए, प्यादा जब फर्जी भय टेढ़ो मेढ़ो जाए। तो आगे चले, क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नशा कहानी के उद्देश्य को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जहां तक उद्देश्य का सवाल है, कहानीकार का उद्देश्य व्यक्ति पर पड़ने वाले धन के दूषित प्रभावों का चित्रण कर उसके कुपरिणामों से पाठकों को अवगत कराना है। नशा कहानी धन के दूषित प्रभावों का मनोवैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद अनैतिक तरीकों से अर्जित धन की तुलना में ईमानदारी से खून पसीना बहाकर अर्जित कमाई को अधिक महत्व देते हैं। प्रेमचंद का उद्देश्य उस मध्यम वर्गीय मानसिकता का भी चित्रण करना रहा है जो अपनी अभावग्रस्त जिंदगी की भरपाई करने के लिए संघर्षरत रहता है और धन, संसाधन, सुविधाओं को अनैतिक बताता है, और अधिकतर वह निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि इस वर्ग को वह सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो उसका उपभोग करने में भी वह पीछे नहीं हटता। अतः कहानीकार ने बड़ी सूक्ष्मता से इस बात की ओर इशारा किया है कि हम सबके अंदर एक वीर छिपा हुआ है जो मौका मिलते ही अपना रंग दिखाने लगता है। नशा कहानी के उद्देश्य को समझने का एक दूसरा पहलू भी है और वह है समाज के शीर्षकों तथा सम्मानों के सामने मनुष्य का अंधापन। मनुष्य अपने इस अंधेपन में इस तरह खो जाता है कि उसे नैतिक और अनैतिक के बीच फर्क का बोध नहीं होता। गांधी जी वाले कुंवर साहब धन के नशे में इस प्रकार अंधे हो जाते हैं कि अपना झूठा रुतबा बनाए रखने के लिए एक गरीब आदमी को अपने पास नौकरी का आश्वासन दे देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानीकार प्रेमचंद अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है और दूषित मानसिकता वाले लोगों का पर्दाफाश करते नजर आते हैं।
अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए ईश्वरी के चारित्रिक विशेषताओं को देखेंगे एवं उसके मुख्य बिंदुओं को जिस पर उसके चरित्र का आकलन किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। ईश्वरी नशा कहानी का प्रमुख पात्र है। यह कहानी के कथानक का मूल है। यह एक जमींदार परिवार से संबंधित है। ईश्वरी अभी छात्र है और वह इलाहाबाद में एक छात्रावास में रहता है। वह स्वभाव से विनम्र है। वह ऐश्वर्य प्रिय और विलासी तो है, लेकिन अहंकार रहित है। यही कारण है कि उसकी मित्रता ऐसे लड़के से है जो किसी भी तरह उसके स्तर का नहीं है। फिर भी ईश्वरी उसका सम्मान करता है और दशहरा की छुट्टी में केवल उसे लेकर घर ही नहीं आता, बल्कि पूरे सम्मान के साथ उसे रखता भी है। ईश्वरी का मित्र जमींदारों की निंदा करने वाला है। यद्यपि उसका यह स्वभाव उसकी परिस्थितियों के कारण है, फिर भी ईश्वरी घर आने के पहले उसे समझाता है, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदार की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। ईश्वरी एक अच्छा मित्र है। वह अपने मित्र का सम्मान करता है। वह नहीं चाहता कि उसकी आर्थिक दशा बताकर नौकर चाकरों की दृष्टि में उसे गिरा दे। उसे अपने मित्र के सम्मान का पूरा ध्यान है। यही कारण है कि स्टेशन पर रियासत अली के यह पूछने पर, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं, वह उत्तर देता है, हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यो कहिए कि आप ही के बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ। इनके घर से कई तार आ चुके थे, लेकिन मैंने इनकी इनकारी जवाब दिलवा दिए। ईश्वरी का यह कथन भले ही मिथ्या था, मगर इसमें उसके मित्र का सम्मान और उसकी आर्थिक स्थिति की धाक जमाने की बात निहित थी। नौकरों पर प्रभाव जमाने के लिए यह आवश्यक था। जब उसके कपड़ों को देखकर रियासत अली को शंका होती है, तब उनकी शंका के निवारण में ईश्वरी का कथन उसके मित्र की स्थिति को बढ़ा देता है। महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं। ईश्वरी स्वभावतः महान है, एक सच्चा मित्र और सहयोगी है। अहंकार उसे छू भी नहीं पाया है। संपन्न परिवार का होकर भी वह अनुशासित और शिष्ट है। किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार उसे पसंद नहीं है। यही कारण है कि अपने मित्र की अशिष्टता पर उसे क्रोध आ जाता है। वह कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। इस प्रकार ईश्वरी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसमें उदारता, मित्रता, सहयोग और शिष्टता का गुण है। कहानी का दूसरा कोई पात्र उसके समक्ष नहीं खड़ा हो सकता, उसका मित्र तो कदापि नहीं। तो कुल मिलाकर हम लोग या ईश्वरी के चारित्रिक विशेषताओं को एक करीब 6 बिंदुओं पर देख सकते हैं। देखिए उन बिंदुओं को, जमींदारी वृत्ति का पोषक, दूसरा सामाजिक संरचना के सिद्धांत का समर्थक, तीसरा परिवर्तनशील व्यवहार, चौथा विलासी और ऐश्वर्य प्रिय, पांचवा नाजुक दिमाग, छठवां अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में दक्ष, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हुए ईश्वरी का जो मित्र है वीर, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को देखेंगे एवं उन बिंदुओं को ध्यान देंगे जिस पर उसके चरित्र का मूल्यांकन किया जा सके। ईश्वरी के मित्र का नाम कहानी में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आया है। केवल एक स्थान पर उसकी अशिष्टता और अभद्र व्यवहार को देखकर ईश्वरी जब कहता है व्हाट एन इडियट यू आर वीर, तब संकेत मिलता है कि संभवतः उसका नाम वीर है। आलोच्य पात्र ईश्वरी का सहपाठी है। वह इलाहाबाद के एक छात्रावास में ईश्वरी के साथ
रहता है। वह एक साधारण क्लर्क का पुत्र है और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह ईश्वरी की तरह ठाट बाट से रह सके। उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे साधारण वेशभूषा में रहने के लिए लाचार कर दिया है। उसका कथन उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं, शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। उसका कथन उसका बनावटीपन की पोल खोलता है। वह छद्म जीवन जी रहा है जिसमें केवल बनावटी दिखावा और आदर्श है। बनावटी अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा है। जमींदारों की आलोचना करने वाले ईश्वरी के मित्र को जब ऐश्वर्य और विलासिता का अवसर मिलता है तब उसका स्वभाव और व्यवहार बदल जाता है। नौकरों पर रोब गांठने से वह तनिक भी नहीं चूकता। लैंप जलाने में थोड़ी सी देर होने पर वह मुंशी रियासत अली की उम्र की परवाह किए बिना डांटते हुए कहता, तुम लोगों की इतनी फिक्र भी नहीं है, लैंप तो जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो, नकल असल में बदल जाती है। वह अपने को अब पूरा कुंवर साहब समझने लगता है। झूठ बोलने में उसे तनिक संकोच नहीं होता। ठाकुर से अपनी जमींदारी की डींग मारते हुए कहता है, स्वराज्य हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम हिवा कर देंगे। दूसरे स्थान पर वह पुनः कहता है, अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। वह अशिष्ट और अव्यवहारिक है। रेलगाड़ी में यात्री के साथ की गई उसकी हरकत को देखकर ईश्वरी उसे क्रोधित होकर डांट देता है। इस प्रकार उसका चरित्र खोखला चरित्र है, बनावटी अहंकार पर आधारित है। इसके चरित्र के माध्यम से कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि लोग तभी तक लोकप्रिय व्यवहार करते हैं जब तक उन्हें सुख के साधन नहीं मिलते। सुख भोगने और रोब दिखाने की लालसा सब में होती है, लेकिन उनकी लाचारी का अंकुश ऐसा करने का अवसर नहीं देता। इसका चरित्र छद्मवेशी व्यक्ति का चरित्र है। मूल रूप से वीर के चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन हम लोग इन 6 बिंदुओं पर कर सकते हैं। देखें, पहला जमींदारों का विरोधी, दूसरा सिद्धांतहीन, तीसरा झूठी प्रशंसा का लोभी, चौथा झूठी शान दिखावे की प्रवृत्ति, पांचवा आलसी, छठवां क्रोधी स्वभाव। तो ये रहा, हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नशा कहानी को देखा। देखने के क्रम में हम लोगों ने इसको 4 बिंदुओं पर देखा। पहला, कहानी के शीर्षक की सार्थकता को देखा। दूसरा, कहानी का सारांश। तीसरा, कहानी का उद्देश्य। और चौथे एवं अंतिम कड़ी में हम लोगों ने कहानी के प्रमुख पात्र ईश्वरी एवं वीर की चारित्रिक विशेषताओं को देखा एवं उसके मुख्य बिंदुओं को देखा। आप लोगों को एक बार और याद दिलाना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर लेखक का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं कहानी के प्रमुख पात्र ईश्वरी एवं वीर के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसे कॉपी में उतारकर तैयार करेंगे तथा पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ 2 से 3 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, ताकि पाठ परीक्षा की दृष्टि से पूर्णतः तैयार हो जाए। और एक बात मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि देखिएगा, आपके अगल बगल कोई भी माध्यमिक के बच्चे हों तो उन्हें जो है आप ध्यान दिलाने का कोशिश करेंगे कि इस चैनल को अगर वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उन्हें उनका समस्त पाठ्यक्रम, चाहे वो साहित्य संचयन हो
या कथा संचयन हो, ये सबके 18 पाठ के वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जिसका वो इस लॉकडाउन में उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि मेरा तो अभी इस समय किसी भी बच्चे से संपर्क नहीं है, तो अगर आपके पास ये पहुंचता है तो इसे अपने और मित्रों के बीच जो है बांटने का प्रयास करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं आप, तो आपके पास तुरंत मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ विषय संबंधित, वो तुरंत का तुरंत जो है आपके पास पहुंच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।